आज भी भारत की पवित्र भूमि ऐसे वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश के आजाद होने तक भिन्न भिन्न रूप में अपना अहम योगदान दिया। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा से उन्हें नजरअंदाज किया है। ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सूत्रधार रही वीरांगना अवंतीबाई लोधी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हेजल आज फिर आई हूँ एक ऐसी ही वीरांगना की कहानी लेकर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक वीरांगना है रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को हमेशा से इतिहासकारों ने कोई अहम स्थान न देकर नाइंसाफी की है। आज देश में बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते भी नहीं हैं, लेकिन इनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी नेता वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी आज भी लोक काव्यों की नायिका के रूप में हमें राष्ट्र के निर्माण, शौर्य, बलिदान व देशभक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का जन्म लोधी राजपूत समुदाय में 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी की शिक्षा दीक्षा मनकेड़ी ग्राम में ही हुई। अपने बचपन में ही उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी करना सीख लिया था। पिता जुझार सिंह ने अपनी कन्या अवंतीबाई लोधी का विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य सिंह से करवाने का फैसला लिया। इसके बाद जुझार सिंह की ये साहसी कन्या रामगढ़ रियासत की कुलवधू बनी। राजकुमार विक्रमादित्य सिंह का रामगढ़ रियासत के राजा के रूप में राजतिलक किया गया, लेकिन कुछ सालों बाद राजा अस्वस्थ रहने लगे। अतः राजा का सारा भार रानी अवंतीबाई लोधी के कंधों पर आ गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। भारत में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों और उसकी राज हड़प नीति की वजह से देश की रियासतों में हल्ला मचा हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत जिस रियासत का कोई स्वाभाविक बालिग उत्तराधिकारी नहीं होता था, ब्रिटिश सरकार उसे अपने अधीन कर रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लेती थी। इसके अलावा इस हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने यह निर्णय लिया कि जिन भारतीय शासकों ने कंपनी के साथ मित्रता की है अथवा जिन शासकों के राज ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं और उन शासकों के यदि कोई पुत्र नहीं है तो वह बिना अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा कि किसी को गोद नहीं ले सकता। रामगढ़ की इस राजनीतिक स्थिति का पता जब अंग्रेजी सरकार को लगा तो उन्होंने रामगढ़ रियासत को कोड ऑफ वार्ड्स के अधीन कर लिया और शासन प्रबंध के लिए एक तहसीलदार को नियुक्त कर दिया। रामगढ़ के राज परिवार को पेंशन दे दी गई। इस घटना से रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी काफी दुखी हुई, परंतु वह अपमान का घूंट पीकर रह गईं। रानी उचित अवसर की तलाश करने लगी। मई 1857 में अस्वस्थता के कारण राजा विक्रमादित्य सिंह का स्वर्गवास हो गया। सन 1857 में जब देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो क्रांतिकारियों का संदेश रामगढ़ भी पहुंचा। रानी तो अंग्रेजों से पहले से ही जली भुनी बैठी थी, क्योंकि उनका राज भी झांसी और अन्य राज्यों की तरह कोर्ट कर लिया गया था और अंग्रेजी रेजिमेंट उनके समस्त कार्यों पर निगाह रखे हुए थे। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास के सभी राजाओं और प्रमुख जमींदारों को चिट्ठी के साथ कांच की चूड़ियां भिजवाईं। उस चिट्ठी में लिखा था, देश की रक्षा करने के लिए या तो कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर में बैठो। तुम्हें धर्म ईमान की सौगंध जो इस कागज का सही पता बैरी को दो। सभी देशभक्त राजाओं और जमींदारों ने रानी के साहस और शौर्य की बड़ी सराहना की और उनकी योजना अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर
देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी। इस बीच कुछ विश्वासघाती लोगों की वजह से रानी के प्रमुख सहयोगी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। रानी इससे काफी दुखी हुई। रानी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रानी ने अपने राज्य से कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के अधिकारियों को भगा दिया और राज एवं क्रांति की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ऐसे में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी मध्य भारत की क्रांति की प्रमुख नेता के रूप में उभरी। रानी के विद्रोह की खबर जबलपुर के कमिश्नर को दी गई तो वह आग बबूला हो उठा। उसने रानी को आदेश दिया कि वह मंडला के डिप्टी कलेक्टर से भेंट कर ले। अंग्रेज पद अधिकारियों से मिलने की बजाय रानी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने रामगढ़ के किले की मरम्मत कराकर उसे और मजबूत एवं सुंदर बनवाया। मध्य भारत के विद्रोही नेता रानी के नेतृत्व में एकजुट होने लगे। अंग्रेज रानी और मध्य भारत के इस विद्रोह से चिंतित हो उठे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामनगर, बिछिया इत्यादि क्षेत्रों से अंग्रेजी राज का सफाया कर दिया। इसके पश्चात रानी ने मंडला पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की मजबूत क्रांतिकारी सेना और अंग्रेजी सेना में जोरदार मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों को धूल चटा दी गई। मंडला का डिप्टी कमिश्नर वॉडिंगटन लंबे समय से रानी से अपने अपमान का बदला लेने को आतुर था और वह हर हाल में अपनी पराजय का बदला चुकाना चाहता था। इसके बाद वॉडिंगटन ने अपनी सेना को पुनर्गठित कर रामगढ़ के किले पर हमला बोल दिया, जिसमें रीवा नरेश की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। रानी अवंतीबाई की सेना अंग्रेजों की सेना के मुकाबले कमजोर थी, लेकिन फिर भी वीर सैनिकों ने साहसी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। लेकिन ब्रिटिश सेना संख्या बल एवं युद्ध सामग्री की तुलना में रानी की सेना से कई गुना बलशाली थी। अतः स्थिति को भांपते हुए रानी ने किले के बाहर निकलकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों की तरफ प्रस्थान किया। रानी के रामगढ़ छोड़ देने के बाद अंग्रेजी सेना ने रामगढ़ के किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और खूब लूटपाट की। इसके बाद अंग्रेजी सेना रानी का पता लगाती हुई देवहारगढ़ की पहाड़ियों के निकट पहुंची। यहाँ पर रानी ने अपने सैनिकों के साथ पहले से ही मोर्चा जमा रखा था। अंग्रेजों ने रानी के पास आत्मसमर्पण का संदेश भिजवाया, लेकिन रानी ने संदेश को अस्वीकार करते हुए संदेश भिजवाया कि लड़ते लड़ते बेशक मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। इसके बाद वॉडिंगटन ने चारों तरफ से रानी की सेना पर धावा बोला। कई दिनों तक रानी की सेना और अंग्रेजी सेना में युद्ध चलता रहा, जिसमें रीवा नरेश की सेना अंग्रेजों का पहले से ही साथ दे रही थी। रानी की सेना बेशक थोड़ी सी थी, लेकिन युद्ध में अंग्रेजी सेना की चूल्हे हिला के रख दी थी। इस युद्ध में रानी की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और रानी खुद बाएं हाथ में गोली लगी और बंदूक छूटकर गिर गई। अपने आप को चारों ओर से घिरता देख वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने रानी दुर्गावती का अनुकरण करते हुए अपने अंग रक्षक से तलवार छीनकर स्वयं तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते वक्त कहा कि हमारी दुर्गावती ने जीते जी बैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे ना भूलना। उनकी ये बात भी भविष्य के लिए अनुकरणीय बन गई। वीरांगना अवंतीबाई का अनुकरण करते हुए उनकी दासी ने भी तलवार भोंककर वीरांगना अवंतीबाई लोधी के साथ अपना बलिदान दे दिया और भारत के इतिहास में इस वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। जब रानी वीरांगना अवंतीबाई अपनी मृत्युशैया पर थीं, तो इस वीरांगना ने अंग्रेज अफसर को अपना बयान देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मैंने ही विद्रोह के लिए उकसाया भड़काया था। उनकी प्रजा बिल्कुल निर्दोष है। ऐसा कहकर वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने हजारों लोगों को फांसी और अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार से बचा लिया। मरते मरते ऐसा कर
वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपनी वीरता की एक और मिसाल पेश की। निसंदेह वीरांगना अवंतीबाई का व्यक्तिगत जीवन जितना पवित्र, संघर्षशील तथा निष्कलंक था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही विरोचित थी। धन्य है वह वीरांगना जिसने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में 20 मार्च 1858 को अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसी वीरांगना का देश की सभी नारियों और पुरुषों को अनुकरण करना चाहिए और उनसे सीख लेकर नारियों को विपरीत परिस्थितियों में जज्बे के साथ खड़ा रहना चाहिए और जरूरत पड़े तो अपनी आत्मरक्षा व अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वीरांगना का रूप भी धारण करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपकी दोस्त फौज हेजल वीरांगनाओं के सेगमेंट से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।